दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चेरनोबिल डिजास्टर के मेन कॉज के बारे में। यह डिजास्टर किस लेवल का था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में आज तक जितने भी न्यूक्लियर डिजास्टर हुए हैं उनमें से केवल 2 को ही लेवल 7 की रेटिंग मिली है, जिनमें से पहला है चेरनोबिल डिजास्टर और जो दूसरा है वो भी काफी फेमस है। तो मैं चाहूंगा कि आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इस वीडियो को मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है और हम इसे कैसे कंट्रोल करते हैं। सेकंड पोर्शन में हम आरबीएम के रिएक्टर के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये वही रिएक्टर है जो चेरनोबिल पावर प्लांट में यूज हो रहा था। और लास्ट में हम जानेंगे कि एक स्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोजन में कैसे कन्वर्ट हो गया। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखिए। एक एटम का सेंटर यानी न्यूक्लियस 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का होता है जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। सेम नेचर होने के कारण प्रोटॉन्स के बीच हाई रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है जो न्यूक्लियस को अनस्टेबल बनाता है। इस इंस्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस करता है। अब कोई भी एटम स्टेबल होगा या अनस्टेबल, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि इन दोनों फोर्सेस में कौन सा डोमिनेटिंग है। यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे एटम्स हाई एटॉमिक नंबर्स यानी हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कारण अनस्टेबल होते हैं और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ऐसे एटम्स अपने न्यूक्लियस से पार्टिकल्स और गामा रे के फॉर्म में मास और एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिव डीके के नाम से जानते हैं। जब एक हाई एनर्जी न्यूट्रॉन यूरेनियम जैसे अनस्टेबल एटम से स्ट्राइक करता है तो यह यूरेनियम को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता है। इस प्रोसेस से 2 नए एटम्स हाई एनर्जी और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स दूसरे यूरेनियम या फिर नए बने एटम से स्ट्राइक करते हैं और यहाँ एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन्स की संख्या को बैलेंस कर लें तो हमें एक सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन सिस्टम मिलता है। अब यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका यूज करके एक रिएक्टर बनाना चाहते हैं या फिर एक एटॉमिक बॉम्ब। हमारा मेन एम है एनर्जी प्रोड्यूस करना। जब हम किसी साधारण फ्यूल को बर्न करते हैं, लेट्स से आपने पेट्रोल को बर्न किया, तो यह एक सिंपल सिंगल या फिर ड्यूल केमिकल रिएक्शन है जिसमें फ्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी बनाता है। इस प्रकार के प्रोसेस में सिस्टम का मास हमेशा बैलेंस रहता है। पर अगर हम बात करें एक फिजन सिस्टम की, तो यह एक चेन रिएक्शन होता है जिसमें सिस्टम का मास भी कम होता है जो कि E=mc² के अनुसार ऊर्जा में बदलता रहता है। और ये पूरा चेन रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में होता है जहां पर कंट्रोल रॉड्स, न्यूट्रॉन फ्लक्स मॉडरेटर और कूलेंट का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है जिससे हम कोर में बनने वाली ऊर्जा को काफी आसानी से रिएक्टर से बाहर निकालते हैं। न्यूक्लियर फिजन से जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं इनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है और इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है कि ये आगे चलकर फिजन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें यानी किसी दूसरे न्यूक्लियस से स्ट्राइक करें। इसलिए हमें इनकी वेलोसिटी को कम करना पड़ता है यानी स्लो डाउन करना होता है। इन्हें स्लो डाउन करने के लिए जिस मटेरियल का यूज किया जाता है उसे हम मॉडरेटर कहते हैं। जब हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स मॉडरेटर से इंटरेक्ट करते हैं तो इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है और ये थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये थर्मल न्यूट्रॉन्स काफी आसानी से एटम्स को तोड़ देते हैं और रिएक्शन रेट यानी फिजन को बढ़ाते हैं। अलग अलग रिएक्टर में अलग तरीके के मॉडरेटर्स यूज होते हैं। जनरली लाइट वाटर, हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट रॉड्स को एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है। कंट्रोल रॉड्स जनरली बोरॉन या कैडमियम के बने होते हैं। ये मटेरियल्स काफ़ी आसानी से थर्मल न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब इन रॉड्स को रिएक्टर कोर के अंदर इंसर्ट कराया जाता है तो ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे रिएक्शन रेट डिक्रीज हो जाता है और जब इन्हें रिएक्टर कोर से बाहर निकाला जाता है तो रिएक्शन रेट बढ़ जाती है। इसलिए इन रॉड्स को रिएक्टर का एक्सेलरेटर और ब्रेक बोलते हैं। फिजन प्रोसेस के दौरान जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी अलग अलग मात्रा में न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इस कारण रिएक्टर कोर में न्यूट्रॉन फ्लक्स की ग्रोथ को कंट्रोल करना एक काफी बड़ा टास्क होता है। जब रिएक्टर कोर में फिजन स्टार्ट हो जाता है तो इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है। कोर का टेम्परेचर बैलेंस रखने के लिए हम वाटर को एज अ कूलेंट हाई फ्लो रेट से कोर के अंदर भेजते हैं। इससे वाटर हीट एब्जॉर्ब करके हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट होता है जिससे टर्बो जनरेटर्स को चलाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।
टरबाइन के आउटलेट पर जो स्टीम निकलती है उसे कंडेंसर की मदद से वाटर में बदला जाता है और फिर पंप की सहायता से इसी वाटर को रिएक्टर कोर के अंदर भेजते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हम कोर टेम्परेचर को स्टेबल रखते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। जब रिएक्टर अपनी फुल पावर पर होता है तो नियरली 5 to 6% हीट बाई प्रोडक्ट्स के रेडियो एक्टिव डीके से आ रही होती है। इस वजह से रिएक्टर को बंद यानी शट डाउन करने के बाद भी हमें कूलेंट को लगातार कोर के अंदर भेजते रहना होता है, अदरवाइज कोर अपनी ही गर्मी से मेल्ट हो सकता है। आज तक दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर प्लांट एक्सीडेंट्स हुए हैं वो समहाउ कूलेंट रिलेटेड इशू से ही हुए हैं। आरबीएमके रिएक्टर सेकंड जनरेशन रिएक्टर है जिसे सोवियत यूनियन ने डिजाइन किया था। इस रिएक्टर में पावर जनरेशन के साथ साथ प्लूटोनियम 239 का प्रोडक्शन करना भी पॉसिबल है, जो एटॉमिक बॉम्ब्स के लिए एक अच्छा फ्यूल होता है। आरबीएमके अपने आप में एक यूनिक रिएक्टर टाइप है क्योंकि ये एक लौता ऐसा रिएक्टर है जिसमें मॉडरेटर सॉलिड फॉर्म में यूज होता है जो बेसिकली ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट मॉडरेटर होने की वजह से इस रिएक्टर को नेचुरल यूरेनियम से चलाना पॉसिबल है। एक्चुअली नेचर में जो यूरेनियम मिलता है उसमें मोस्टली यूरेनियम 238 होता है, जबकि फिजाइल यूरेनियम यानी यूरेनियम 235 केवल 0.7% पाया जाता है। यूरेनियम 235 में फिजन पॉसिबल है, जबकि 238 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके प्लूटोनियम बनाता है। अगर हमें यूरेनियम फ्यूल में फिजन कराना है तो इस फ्यूल को एक सर्टेन लेवल तक इनरिच करना होता है, यानी इसमें 235 की मात्रा बढ़ानी होती है, जिसमें काफी समय और पैसा लगता है। अब क्योंकि आरबीएमके रिएक्टर में ग्रेफाइट मॉडरेटर होता है, इसलिए कम इनरिचमेंट फ्यूल या फिर नेचुरल यूरेनियम फ्यूल से भी सेल्फ सस्टेनिंग फिजन कराना पॉसिबल है। इसके अलावा इस रिएक्टर में ऑपरेशन के दौरान रीफ्यूलिंग कराया जा सकता है, जिससे हम जब चाहें तब प्लूटोनियम को रिएक्टर कोर से बाहर निकाल सकते हैं। अदर रिएक्टर्स में इस प्रोसेस को कराने के लिए रिएक्टर को शट डाउन करना होता है। आरबीएमके रिएक्टर का साइज काफ़ी बड़ा होने की वजह से इसके ऊपर कंटेनमेंट बिल्डिंग बनाना काफ़ी महंगा हो जाता और सोवियत यूनियन को अपने इस डिज़ाइन पर काफ़ी भरोसा था, इसलिए उन्होंने रिएक्टर के चारों ओर एक नॉर्मल सी शील्डिंग लगाना प्रेफर किया, जबकि अदर कंट्रीज में रिएक्टर को एक कंटेनमेंट बिल्डिंग से कवर किया जाता है। हालांकि कंटेनमेंट बिल्डिंग कॉस्ट में काफ़ी महंगे होते हैं, पर इससे सेफ्टी काफ़ी बढ़ जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए का 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट, जिसमें एक मालफंक्शन होने के कारण रेडियो एक्टिव मटेरियल कोर से बाहर निकल रहा था, पर कंटेनमेंट बिल्डिंग होने की वजह से कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ। इस रिएक्टर में 2 इंडिपेंडेंट कूलिंग सर्किट होते हैं। हर एक साइड टोटल 4 पंप होते हैं, जिनमें से एक स्टैंड बाई पर होता है। ये पंप वाटर को हाई फ्लो रेट से रिएक्टर के अंदर भेजते हैं, जो कोर के निचले भाग से एंट्री करता है और फिजन हीट को एब्जॉर्ब करके पार्शियल स्टीम के फॉर्म में कोर के ऊपरी भाग से निकलकर स्टीम सेपरेटर में जाता है, जहां पर स्टीम को सेपरेट करके टरबाइन की ओर भेजा जाता है और फिर टरबाइन से निकलने वाली स्टीम को कंडेंस करके फिर से कोर के अंदर भेजते हैं। आरबीएमके रिएक्टर के अंदर ग्रेफाइट ब्रिक्स रखे होते हैं जो मॉडरेटर का काम करते हैं। इन ब्रिक्स में वर्टिकल होल होते हैं। जब एक के ऊपर एक ग्रेफाइट ब्रिक्स रखे जाते हैं तो एक वर्टिकल चैनल बनता है। इन्हीं चैनल्स में न्यूट्रॉन सोर्स, फ्यूल रॉड, कंट्रोल रॉड और कुछ सेंसर इंस्टॉल होते हैं। कुछ चैनल्स को छोड़कर लगभग सभी चैनल्स में वाटर फ्लो करता है। ये पिक्चर रिएक्टर नंबर 4 का टॉप व्यू है, जिसमें आप फ्यूल रॉड, कंट्रोल रॉड और न्यूट्रॉन इनिशिएटर का अरेंजमेंट देख सकते हैं। इन सभी बॉक्स पर एक नंबर लिखा हुआ है। ये क्या है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस रिएक्टर में कंट्रोल रॉड यानी बोरॉन रॉड के नीचे ग्रेफाइट टिप लगा होता है। एक्चुअली आरबीएमके रिएक्टर में जो नॉर्मल वाटर होता है वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर का काम करता है, जिसके कारण जब बोरॉन रॉड्स को कोर से बाहर निकालते हैं तो पावर डिजायर्ड अमाउंट में इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि बोरॉन रॉड्स की जगह वाटर ले लेता है और यह थर्मल न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे रिएक्टिविटी घटने लगती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीएमके रिएक्टर में बोरॉन रॉड्स के साथ 4.5 मीटर का एक ग्रेफाइट रॉड अटैच किया जाता है। ग्रेफाइट टिप यूज करने से जब बोरॉन रॉड्स कोर से पूरा बाहर रहता है तो सेंटर में वाटर की जगह ग्रेफाइट टिप आता है, जो रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, जबकि पहले केस में वाटर होने से रिएक्टिविटी रिलेटिवली घट रही थी।
ग्रेफाइट टिप लगने और चैनल में वाटर फ्लो होने के कारण कंट्रोल रॉड्स के मूवमेंट स्लो हो गए थे और इसे कोर के अंदर तक जाने में लगभग 20 सेकंड लगता था। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब बोरॉन रॉड्स को कोर के अंदर रिएक्टिविटी घटाने के लिए भेजा जाता था तो सबसे पहले ग्रेफाइट रॉड कोर के निचले भाग में जाता है और रिएक्टिविटी को कम समय के लिए ही पर काफ़ी तेजी से बढ़ा देता है। इस टाइप की घटना सबसे पहले 1983 में इग्नालिना पावर प्लांट के यूनिट 1 में ऑब्जर्व की गई थी। जब ऑपरेटर्स ने कंट्रोल रॉड को कोर के अंदर इंसर्ट कराया तो पावर घटने की जगह अचानक से बढ़ गया, लेकिन बोरॉन रॉड्स कहीं फंसा नहीं और कोर के अंदर चला गया, जिससे फाइनली रिएक्टर कंट्रोल में आ गया था। इस पावर सर्ज की इंफॉर्मेशन सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट को बताई गई जो आरबीएम के रिएक्टर डिज़ाइन पर चल रहे थे, पर डिज़ाइन में इस कमी को न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशंस ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और आगे हम जानेंगे कि कैसे यह डिज़ाइन फ्लॉ आगे चलकर चेरनोबिल डिजास्टर का रूप लेता है। रिएक्टर में रखा फ्यूल समय के साथ साथ धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हालांकि आरबीएम के रिएक्टर में ऑनलाइन रिफ्यूलिंग करना पॉसिबल होता है, फिर भी एक लंबे समय के बाद रिएक्टर को रूटीन शटडाउन किया जाता है। इसके अलावा रिएक्टर को एनिमी के फ्लाइटर प्लेन से बचाने के लिए या फिर ग्रिड फेल्योर होने पर भी शटडाउन किया जाता है। एक्चुअली एनिमीज कंट्री को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए उनके रिएक्टर पर बॉम्ब गिरा दिया करते थे। रिएक्टर को शटडाउन करने के बाद उसके डिके हिट को कंट्रोल करने के लिए पंप्स को लगातार चलाते रहना होता है। अब क्योंकि रिएक्टर शटडाउन हो चुका है, इसलिए कूलेंट पंप को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डीजल जनरेटर से आती है, जो अपनी फुल स्पीड पर आने में लगभग 1 मिनट का समय लेते थे। इस 1 मिनट के दौरान पंप लो पावर पर चलते हैं, जिसके कारण कूलेंट पर्याप्त मात्रा में कोर के अंदर नहीं पहुंच पाता है, जिससे कोर के डैमेज होने का चांस बना रहता है। इस 1 मिनट के गैप को फिल करने के लिए एक सेफ्टी टेस्ट डिजाइन किया गया था। एक्चुअली जब रिएक्टर को फुल पावर पर शटडाउन करते हैं तो टरबाइन अपने रोटेशनल एनर्जिया के कारण बिना स्टीम के भी कुछ देर तक एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। रिएक्टर को बंद करने के बाद इस इलेक्ट्रिसिटी से कूलेंट पंप को लगभग 45 सेकंड तक चलाया जा सकता है। इतने टाइम तक जनरेटर लगभग अपने फुल पावर पर आ जाते हैं। 1982 में सबसे पहले ये सेफ्टी टेस्ट कराया गया, जिसमें वोल्टेज रिक्वायर्ड वैल्यू से काफ़ी कम था। सिस्टम में मॉडिफिकेशन करने के बाद 1984 और 85 में ये टेस्ट रिपीट किए गए, पर इस बार भी टेस्ट का रिजल्ट निगेटिव रहा। 1986 में ये टेस्ट चौथी बार कराया जा रहा था। इस टेस्ट में रिएक्टर को बंद नहीं करना था, बल्कि ऐसी कंडीशन बनानी थी कि वो शटडाउन जैसा ही रहे। इस टेस्ट में सबसे पहले रिएक्टर को 700 मेगावाट थर्मल पावर तक ले आना था। उसके बाद टरबाइन की स्पीड बढ़ाकर मैक्सिमम लेवल तक ले जानी थी। ये कंडीशन अचीव होने के बाद स्टीम सप्लाई को बंद करना था और फिर टरबाइन से बनी इलेक्ट्रिसिटी से पंप को चलाया जाता, और जब बैकअप जनरेटर अपनी मैक्सिमम स्पीड पर आते तो टरबाइन को फ्री करना था। इस टेस्ट को 25 अप्रैल 1986 में डे शिफ्ट में कराया जाना था, इसलिए डे शिफ्ट क्रू को टेस्ट के बारे में स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया, जिससे कि वे 1 मिनट के गैप को अच्छे से मैनेज कर सकें। अब क्योंकि टेस्ट को 700 मेगावाट पर कराना था, इसलिए पावर को 25 अप्रैल के नाइट शिफ्ट से ही घटाना शुरू कर दिया गया और डे शिफ्ट स्टार्ट होने तक पावर लगभग 50% यानी 1600 मेगावाट तक आ गया था। डे शिफ्ट में काफ़ी मेंटेनेंस की वजह से टेस्ट को उसी दिन 2 बजे शेड्यूल करना पड़ा। प्लान के मुताबिक 2 बजे इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम को बंद करके टेस्ट स्टार्ट किया गया। लो पावर होने के कारण नियर बाय ग्रिड फेल हो रहे थे, इसलिए ग्रिड कंट्रोलर ने प्लांट डायरेक्टर से रिक्वेस्ट किया कि पावर में और गिरावट ना किया जाए, और फिर से टेस्ट पोस्टपोन हो गया। अब क्योंकि रात में पावर कंजम्पशन काफ़ी कम होता है, इसलिए टेस्ट नाइट शिफ्ट में स्टार्ट किया गया और अगले ही दिन यानी 26 अप्रैल को 12:05 पर पावर 700 मेगावाट तक लाया गया। अब जैसे ही ऑपरेटर्स टेस्ट स्टार्ट करने वाले थे, रिएक्टर पावर सडनली डिक्रीज होने लगा। ऑपरेटर्स ने काफ़ी कोशिश की, पर पावर अनकंट्रोल्ड तरीके से घटकर 30 मेगावाट तक पहुंच गया। एक्चुअली यूरेनियम के फिजन से कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जो काफ़ी बड़ी मात्रा में न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जिन्हें रिएक्टर पॉइजन भी कहते हैं। इनमें से एक है ज़ेनॉन 135, जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, इवन कंट्रोल रॉड से भी काफ़ी ज़्यादा। नॉर्मली जब रिएक्टर फुल पावर पर चलते हैं तो कोर में न्यूट्रॉन फ्लक्स एबंडेंट में होता है,
जो रिएक्टर पॉइजन प्रोडक्ट जैसे ज़ेनॉन 135 को आसानी से बर्न कर देता है। इसलिए फुल पावर के दौरान रिएक्टर पॉइजन प्रोडक्ट्स के कारण पावर में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता है। अब क्योंकि रिएक्टर 4 टेस्ट लगातार पोस्टपोन होने की वजह से काफ़ी समय से लो पावर पर चल रहा था, जिसके कारण लो न्यूट्रॉन फ्लक्स होने से ज़ेनॉन 135 बड़ी मात्रा में रिएक्टर में एक्यूमुलेट हो गया था, जो रिएक्टर का पावर बढ़ने नहीं दे रहा था। और इसी वजह से रिएक्टर पावर अपने आप साइलेंटली लगभग 30 मेगावाट तक पहुंच गया था। इतनी लो पावर पर ज़ेनॉन 135 केवल प्रोड्यूस हो रहा था, बर्न ऑफ नहीं। प्लांट ऑपरेटर्स इस रिएक्टर पॉइजन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, क्योंकि अब तक पावर में इस प्रकार का अनकंट्रोल्ड रिडक्शन एक ही बार इग्नालिना पावर प्लांट में हुआ था, जिसे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक भी एड्रेस नहीं किया था। रिएक्टर का पावर बढ़ाने के लिए कंट्रोल रॉड्स को ऑटोमेटिक सिस्टम से स्विच करके मैनुअल में लाया गया और लगभग सभी कंट्रोल रॉड्स को कोर से बाहर निकाल लिया गया। ऐसा करने के कुछ समय बाद रिएक्टर पावर लगभग 200 मेगावाट तक स्टेबल हो गया। प्लान के मुताबिक सेफ्टी टेस्ट को 700 मेगावाट पर करना था। अब क्योंकि रिएक्टर पावर 200 मेगावाट पर ही फिक्स हो गया था, इसलिए ऑपरेटर्स ने 200 मेगावाट पर ही टेस्ट स्टार्ट कर दिया। ये एक काफ़ी ख़राब डिसीजन था, क्योंकि भले ही उन्हें डिज़ाइन फ्लॉ के बारे में नहीं पता था, पर वो ये जानते थे कि आरबीएम के रिएक्टर लो पावर पर अनस्टेबल होता है। ये जानते हुए भी टेस्ट स्टार्ट किया गया, जिसमें सबसे पहले स्टैंड बाई कूलेंट पंप को स्टार्ट किया गया, पर एक्स्ट्रा वाटर फ्लो होने से कोर में थर्मल पावर और घट गया, जिसके कारण स्टीम का प्रोडक्शन भी कम होने लगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑपरेटर्स ने एक्स्ट्रा पंप को बंद किया। इसके अलावा कुछ और कंट्रोल रॉड्स को कोर से बाहर निकाल लिया। अब फाइनली 1:23:04 26 अप्रैल को टेस्ट स्टार्ट हुआ। सबसे पहले टरबाइन में जाने वाली स्टीम को ऑफ किया गया। अब कूलेंट पंप टरबाइन के रोटेशनल एनर्जिया से बनी बिजली से चल रहे थे। इसी के साथ डीजल जनरेटर चलाए गए, जो अपनी फुल स्पीड तक आने में अप्रॉक्सीमेट 40 सेकंड्स लेते। इस गैप में टरबाइन द्वारा पंप को मिल रही पावर लगातार कम हो रही थी, जिसकी वजह से कोर में जाने वाले कूलेंट का फ्लो रेट भी कम हो रहा था। फ्लो रेट कम होने के कारण कोर के अंदर स्टीम वॉइड्स बन रहे थे, जिससे रिएक्टर पावर अचानक से बढ़ने लगा। नॉर्मली ऐसे रिएक्टर्स जिनमें वाटर, मॉडरेटर और कूलेंट दोनों का काम करता है, ऐसे रिएक्टर में जब वाटर का फ्लो रेट कम होता है तो कोर के अंदर ये वाटर जल्दी से स्टीम में बदल जाता है। अब क्योंकि स्टीम एक खराब मॉडरेटर है, इसके कारण फिजन रिएक्टिविटी भी घट जाती है। इस फिनोमिनन को नेगेटिव वॉइड कोएफिशिएंट कहते हैं, जो एक सेफ न्यूक्लियर रिएक्टर की प्रॉपर्टी है। अब क्योंकि आरबीएम के रिएक्टर में ग्रेफाइट एज ए मॉडरेटर यूज होता है, जो कोर में हमेशा प्रेजेंट रहता है और वाटर एब्जॉर्बर का काम करता है। जैसे ही कोर में वाटर फ्लो डिक्रीज हुआ, वॉइड्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होने लगा, जिससे वाटर के न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी भी कम होने लगी, जिसके कारण पावर बढ़ने लगा। पावर बढ़ने के साथ साथ अब तक कोर में जमा हुआ ज़ेनॉन 135 भी बर्न होने लगा, जिससे पावर एक पॉजिटिव फीडबैक लूप में इंक्रीज हो रहा था। इसके रिस्पांस में ऑपरेटर ने AZ5 बटन प्रेस किया। ऐसा करने से सभी कंट्रोल रॉड्स जो कोर से बाहर थे, कोर के अंदर जाने लगे। अब क्योंकि कंट्रोल रॉड्स के नीचे ग्रेफाइट टिप लगी होती है, जो रिएक्टिविटी को मॉडरेट करती है, यानी बढ़ाती है। AZ5 बटन को दबाने के बाद जैसे ही सारे कंट्रोल रॉड्स नीचे आए, तो ग्रेफाइट ने कोर के निचले पोर्शन से वाटर को रिप्लेस कर दिया, जो अब तक थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे थे। ऐसा होने से कोर के निचले पार्ट का टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। ओवरहीटिंग से फ्यूल रॉड्स रप्चर हो गए और कोर के निचले पोर्शन में ग्रेफाइट रॉड्स लॉक हो गए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे कंट्रोल रॉड्स डिजास्टर के टाइम कोर से बाहर ही थे। ये पूरा इंसिडेंट AZ5 बटन दबाने के 3 सेकंड के दौरान ही हुआ, जिसमें थर्मल पावर जंप करके 530 मेगावाट तक पहुंच गया। कोर के अपर पार्ट में बोरॉन रॉड्स कुछ दूरी तक आ चुके थे, इसलिए अपर पार्ट रिलेटिवली स्टेबल था, जबकि निचले भाग में ग्रेफाइट रॉड्स लॉक हो जाने से पावर एक्सपोनेंशियली फॉर्म में इंक्रीज हो रहा था। और AZ5 प्रेस करने के कुछ ही सेकंड बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे कोर में रखा रेड हॉट ग्रेफाइट और रेडियो एक्टिव मटेरियल एटमॉस्फेयर में आ गए।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपका कोई सजेशन या क्वेश्चन है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।